हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आपको फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन अच्छे से समझ में आया होगा. वन मोर थिंग which I faced in Zoom sessions, in our live sessions, your basic concepts are poor. So because of this I am going to make one video on this. What are the basic concepts of chemistry by which you can learn better? तो ये जो केमिस्ट्री है उसको आप अच्छे से कैसे स्टडी कर सको, उस चीज के लिए मैं यहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो बनाने जा रहा हूँ. उस बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो में टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ वी कैन राइट द केमिकल फॉर्मूलाज एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस, व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज, व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज एंड हाउ वी कैन राइट एनी केमिकल फॉर्मूला. हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे लिख सकते हैं और उसके पीछे का जो रीजन है, मीन्स जो लॉजिक है वो क्या है. सो टुडे गाइस वी आर गोइंग टू लर्न सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. Before we start how to write chemical formula, before we start this topic, we have to understand the meaning of valency. We have to understand the meaning of molecule. We have to understand the meaning of atomic number. So these are the various things. These are the various things by which we can understand chemical formula easily. So I am going to start this thing from the atomic number. What is the atomic number? These are the concepts of 9th standard. Atomic number क्या है? Atomic number समझने से पहले हमको atomic structure पता होना चाहिए. In the 19th century, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी, तब लोगों को ये लगता था, लोगों को मीन्स साइंटिस्ट को ये लगता था कि कोई भी जो मटेरियल, एवरीथिंग अराउंड अस, कोई भी जो चीज बनी हुई होती है वो मैटर की बनी हुई होती है. तो मैटर किससे बना हुआ होता है? मैटर इज अ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड मैटर इज अ मेड अप ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक लाइक वुडन. दो कॉन्सेप्ट थे तब वहां पर, एक मैटर तो कंटिन्यूअसली बहुत बड़ा ब्लॉक है और दूसरा मैटर इज अ मेड अप ऑफ टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स. तो इस दोनों कॉन्सेप्ट में से कौन सा कॉन्सेप्ट सही है ये तो मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ आपके सामने. आई एम टेकिंग वन चॉक इन फ्रंट ऑफ यू. आई एम डिवाइडिंग दिस चॉक इनटू टू. आई हैव डिवाइडेड दिस चॉक इनटू टू. नाउ आई एम टेकिंग द वन पार्ट ऑफ दिस चॉक. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू डिवाइड इनटू टू. आई एम टेकिंग दिस small part. Again I am going to divide into two. Again I am going to divide into two. Again I am going to divide into two. Means continuously I am dividing. Continuously I am dividing this chalk into two particles. एक टाइम ऐसा आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो चौक है वो पाउडर में कन्वर्ट हो चुका होगा. मीन्स उससे छोटे पार्टिकल्स में अब मैं डिवाइड नहीं कर सकता. द पार्टिकल्स which are smallest, very small, smallest means उससे small कोई है ही नहीं, smallest सबसे छोटे यानी कि smallest are known as atoms. This definition was derived in the 19th century. The smallest particle of any matter is called atom. So तब ये था कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है. एटम से छोटा कुछ भी नहीं है. एटम क्या है? सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं. एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. लेकिन उसके बाद जब ये पिक्चर में है, जब आप अपने चेयर पे बैठोगे कभी प्लास्टिक की चेयर पे, तो आपको करंट महसूस होगा. जैसे कि आप कोम को इस तरीके से रब करोगे, देखो मेरे सर पे तो बाल नहीं है, कम है, मतलब नहीं है मतलब कम है. आप अपने सर पे ऐसा करोगे, रब करोगे, और उसके बाद ऑयली बाल हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, विदाउट ऑयल हो उसकी बात कर रहा हूँ. फिर उसको पीस के, जो पेपर के छोटे छोटे पीस होते हैं उसके साथ अट्रैक्ट करवाइएगा, उसके साथ रखिएगा, वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे वहां पर. तो ये सारी चीजें क्या है? इन सब का आंसर नहीं मिल रहा था. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आंसर लोगों को, साइंटिस्ट को नहीं मिल रहा था.
तो उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं पर कुछ तो कमी है, कहीं पर कुछ तो कमी है। दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइंडिंग द आंसर ऑफ दिस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो तब ये पता चला कि एटम है वो डेफिनेशन गलत है। कंटेम्पररी डाल्टन ने भी ये कहा था, डाल्टन ने तो एटॉमिक मॉडल भी दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। उसने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए थे अबाउट द एटम्स, लेकिन डाल्टन भी गलत था, क्योंकि एटम से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। उससे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं जिसे क्वार्क्स कहते हैं, क्वार्क्स पार्टिकल। सो बेसिकली क्वार्क्स तो कई सारे हैं। तो उसमें अगर मैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल जो मेन है, जिसका मास कंसीडरेबल है, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो डिस्कवर हुए, सबसे पहले प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया इन 1886। फिर उसके बाद शायद मैं अगर गलत ना हूं तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जिसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। ये जे थॉमसन बाबा है ना, इसकी वजह से ही एटॉमिक बॉम्ब बना है, ये सोच सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि इन्होंने ही, ये तो खुद इतना रिसर्च करके गए, आपको बताता हूं उनके बारे में बाद में। फिर तीसरे है जे चैडविक, उन्होंने क्या किया तो कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया इन 1932। तो ये ई गोल्डस्टीन ने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर प्रोटॉन को डिस्कवर किया। उसके बाद जे थॉमसन ने रेशियो फाइंड किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो मास है और उसका जो चार्ज है उसका रेशियो फाइंड किया। उस रिसर्च की वजह से उनको मिला नोबेल प्राइज। उनके दूसरे 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, वैसे तो काफी सारे, जे थॉमसन वाज अ ग्रेट टीचर, आल्सो ग्रेट साइंटिस्ट। उनके 8 स्टूडेंट ऐसे हैं, अलोंग विथ हिज सन, उनके सन को भी नोबेल प्राइज मिला। सोचिए, वो तो नोबेल लेके गया, दूसरे 8 को दिलवा गया। मतलब उस लेवल के साइंटिस्ट थे, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर। तो जे थॉमसन ने बहुत ही मेन जो डिस्कवरी कह सकते हैं ना वो किया, साथ में स्टूडेंट्स को भी डेवलप किया। उसने मास और चार्ज का रेशियो दिया, मास और चार्ज का, इलेक्ट्रॉन के मास और चार्ज का। तो बात अब ये आई कि भाई ये 3 हमको पहले 1932 में हमको न्यूट्रॉन मिला था, उससे पहले न्यूट्रॉन नहीं मिला था, तब 2 ही थे 19th सेंचुरी में। 1932 यानी 20th सेंचुरी हुआ ना, 1932 में हमको सिर्फ 2 ही, 1932 में हमको सिर्फ 2 ही, सॉरी बिफोर 1932 हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन है उसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एटम में किस तरीके से रहते होंगे, जैसे आप अपने घर पे रहते हो तो आपका शायद अलग बेडरूम होगा, तो आप वहां पर सोते हो। खाना खाते हैं तो हम खाना डाइनिंग एरिया में खाते हैं, खाना बनता है तो किचन में बनता है। तो दिस इज कॉल्ड ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। रिपीटिंग माय पॉइंट गाइस, इसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहते हैं। तो इनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट क्या है? व्हाट इज द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ दिस? तो ये चीज पिक्चर में आई तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया। अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से हो सकता है, ये इस तरीके से हो सकता है, अलग अलग। उसमें सबसे पहला मॉडल बनाया जे थॉमसन ने। थॉमसन बाबा आए पिक्चर में। थॉमसन ने कहा, प्लम पुडिंग मॉडल दिया। ये जो जे थॉमसन की बात कर रहे हैं, 8 लोगों को ये नोबेल प्राइज दिलाया और खुद भी ले गया, वही। तो उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन के ऊपर एटॉमिक मॉडल, द नेम ऑफ दैट एटॉमिक मॉडल इज अ प्लम पुडिंग मॉडल एंड दैट मॉडल इज जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन यानी कि तरबूज, जिसके अंदर सीड्स होते हैं। The seeds just like are positive charge and around those seeds जो फ्रूट होता है वो है नेगेटिव चार्ज। उस तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन थॉमसन बाबा के पास कोई प्रूफ नहीं था, तो ये उतना चला नहीं। तब तो लोगों ने मान लिया कि भाई थॉमसन बड़े साइंटिस्ट है, मान लेते हैं इनकी बात। लेकिन उसके बाद उनके ही स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस स्कैटरिंग के ऊपर से उनके पास प्रूफ था, एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंटल डेटा था उनके पास, थॉमसन के पास नहीं था।
स्टूडेंट उनके ही है, सोचना समझना। फिर अर्नेस्ट रुथरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन ही मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम। सो उन एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में ये था, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। जो एटम है उसका बड़ा पार्ट एम्प्टी है, खाली है, और अल्फा पार्टिकल्स विच आर हेवी पार्टिकल्स, हीलियम के बाई चार्ज्ड पार्टिकल है, स्ट्राइक करते हैं और वापस आते हैं 12,000 पेक पार्टिकल। तो सोचिए कि ये किस तरीके से होता होगा कि 12,000 पार्टिकल स्ट्राइक करे तो एक पार्टिकल रिटर्न आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर एटम के कोई छोटे पार्ट में कहीं पर बहुत ज्यादा मास होगा, जिसकी वजह से वो टकरा के रिटर्न आ रहा है। तो उसके ऊपर से उसने कंक्लूजन दिया, उसका मतलब रुथरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया कि भाई एटम का सबसे बड़ा पार्ट खाली है, लेकिन पूरे एटम का मास कोई एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे हमारा मास है वो हमारी नाभि में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वैसे ही एटम का जो मास है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जो कि सेंटर है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। फिर उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का डिस्कवरी हुआ। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज्यादा है, 2000 गुना ज्यादा। मान लो कि मेरा वेट 100 kg है नहीं, मानने के लिए कहा, लेट अस एज्यूम my weight is 100 kg, then your weight is 2000 kg, not 2000 kg, 2000 times more means 2 lakhs kg। सोचिए इतना डिफरेंस है किसमें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इतना डिफरेंस है। तो उसके ऊपर से ये हुआ कि प्रोटॉन्स आर स्टेइंग इन द सेंटर ऑफ एटम। प्रोटॉन्स कहां स्टे करते हैं, कोई भी एटम है इसके सेंटर में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स, रुथरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक दिस। बट रुथरफोर्ड ने कहां पर रिवॉल्व करते हैं, कैसे रिवॉल्व करते हैं, ये नहीं कहा। ये सबसे बड़ी गलती थी। बहुत ही अच्छा मॉडल था, द बेस्ट मॉडल इन दैट टाइम, बट ही डिड नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन। उसने ये कह दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर, सिर्फ इतना कहा। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1932 में। उसके बाद उससे पहले जे नील्स बोहर, जो स्टूडेंट थे जे थॉमसन के, उनका मॉडल आया। उसमें उन्होंने ये कहा, मैं रुथरफोर्ड के एलिमिनेशन के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पर टाइम नहीं है। मेरा जो एम है आपको समझाना, वो केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है वो समझाना है। तो उसके लिए एटॉमिक मॉडल समझना जरूरी है, सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं। तो यहाँ पर नील्स बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी ऑर्बिटल में ऐसे ही नहीं घूमते और राह चलते नहीं है, they are revolving around the nucleus, yes that is true, but in a discrete orbitals, discrete path, जो फिक्स पाथ है ना उस पे ही घूमते हैं, इधर उधर कहीं नहीं घूमते हैं। तो अगर वो डिस्क्रीट पाथ में घूमेंगे तो क्या करेंगे, तो कि एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। सोचिएगा इस चीज को, जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, फिजिक्स में स्टडी किए होंगे एक्सेलरेशन 9th स्टैंडर्ड में। एक्सेलरेशन यानी कि क्या, सोचिएगा, बताइएगा, जूम सेशन में पूछूंगा, लाइव सेशन में। जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो एक्सेलरेटेड जो मोशन है, उस एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड पार्टिकल एनर्जी लिबरेट करता है। इस तरीके से सोचे तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रिवॉल्व होंगे तो क्या होगा, वो सेंटर के नजदीक आ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी को लिबरेट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि बम सेंटर के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो ये तो अनस्टेबल है, ये तो स्टेबिलिटी शो नहीं करता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर बट नॉट इन एनी पाथ, इन अ डिस्क्रीट पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं। तो उसके नील्स बोहर ने रूल्स दिए। पहला रूल क्या था कि कोई भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो वो फॉर्मूला फॉलो करेंगे 2n² फॉर्मूला को फॉलो करेंगे, जहां पर n है ये सेल का नंबर है। दूसरा, समझ में ना आया, नीड नॉट टू वरी, आई एम हियर, इतना डीप में नहीं जानेगा, मैं समझा रहा हूं, बोल रहा हूं, साथ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है, 2n²। फिर दूसरा क्या है, तो कि कोई भी ऑर्बिटल में
जो इलेक्ट्रॉन स्टे करते हैं, पहले वाली जो ऑर्बिट फिल हो जाए उसके बाद ही दूसरी वाली फिल होती है, दूसरी वाली फिल हो जाए उसके बाद ही तीसरी वाली फिल होती है, वन बाय वन स्टेप वाइज मैनर। तीसरा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। आखिरी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो जैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आई होप आई गेटिंग माय पॉइंट। सो हियर फिर उसके बाद हम अगर एटॉमिक मॉडल की डिस्कस करें, एटॉमिक मॉडल के बारे में फाइनली मैं आपको बताऊं, ये सारी बेसिक चीजें थी। तो अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल जो हमारा न्यूट्रॉन है, जो हमारा है न्यूट्रॉन। तो इन दोनों का मास इससे 2000 गुना ज्यादा है। अगर मेरा मास है 1 kg तो आपका मास है 2000 kg, उस तरीके से सोचिएगा। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसमें ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज ही नहीं है, इसका कोई चार्ज नहीं है। They are staying in a nucleus, न्यूक्लियस यानी सेंटर के अंदर, यानी कि ये कहीं जाते नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन है वो हर जगह घूमते हैं, रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो मूवेबल है, लेकिन ये मूवेबल नहीं है। तो ये था बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप सोच सकते हो, ये है इसमें सेंटर, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इस तरीके से एटॉमिक मॉडल होता है। आर्बिट्रली हम इसको इस तरीके से समझेंगे। फिर उसके बाद बात आती है एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर की बात आती है तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या है? ऑलरेडी यू स्टडीड इन योर 9th स्टैंडर्ड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम, प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर 30 एलिमेंट है तो उसमें आप कहते हैं वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ऑलवेज एलिमेंट में सेम होते हैं। क्यों पता है? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एलिमेंट इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कब होगा? जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे तो ही वो न्यूट्रल होगा, एल्स वो न्यूट्रल नहीं होगा। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो उसका एटॉमिक नंबर है 2, तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसकी वजह से मैं उसकी बात नहीं करता हूं। सो इफ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ नियोन, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो यहां पर उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो उसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्रोटॉन्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जिंक, स्टेट इलेक्ट्रॉन में आप बोलेंगे जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, तो इसका मतलब ये हुआ उसके अंदर 30 प्रोटॉन्स है एंड 30 इलेक्ट्रॉन्स है। So from the atomic number we can get the idea about electrons and protons. Electrons and protons both are equal in numbers in any element, not in ion, in any element. So just like this you can understand the meaning of atomic number. Now I am going to be talking about what is the importance of atomic number. Atomic number का importance क्या है? Atomic number के ऊपर से इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के बारे में पता चलता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के ऊपर से मुझे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पता चलेगा। जैसे कि मैं हम बात करते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो नील्स बोहर ने जो रूल्स दिए थे उस रूल्स को फॉलो करें तो ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की पहली ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, पहली ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2n स्क्वायर रूल में n = 1, पहली ऑर्बिट यानी कि 1, तो n अगर मैं यहाँ पर 1 2 तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा, यानी कि पहली ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक आएगा। अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। ये उसका सेंटर है, ये उसकी फर्स्ट ऑर्बिटल है, हीलियम की फर्स्ट ऑर्बिटल है। मैक्सिमम पहली ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आराम से। लेकिन लिथियम की बात करो तो यहाँ पर समझने वाली बात है। लिथियम की बात करो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3,
ये इसका न्यूक्लियस, ये उसकी फर्स्ट ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, दो से ज्यादा नहीं आ सकते अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। तो दूसरी ऑर्बिटल मुझे लेनी पड़ेगी, पहली फील हो गई, पहली फील होगी उसके बाद ही दूसरी फील होगी, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पर आई हो गई 1 more ऑर्बिटल, उसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, 1 2 3 3 हो गए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, एक तीसरा एग्जांपल ले लो, सीधा नियोन का। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। पहली ऑर्बिटल में नियोन की पहली ऑर्बिटल ये सेंटर, पहली ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने हैं, 1 और 2, 10 में से 2 आ गए, बचे कितने, 8 आर रिमेनिंग। तो बाकी के 8 अरेंज कैसे होंगे, तो भाई दूसरी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सर्च कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, दो ऑर्बिटल का नंबर क्या है, तो वो भी 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि 2 4। अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 8, यानी कि सेकंड ऑर्बिटल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो 2 तो यहाँ आ गए, बाकी के 8 यहाँ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 आ गए, कंप्लीट, बात खत्म। दूसरी ऑर्बिटल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 8 ही इसके पास है, यानी कि इसकी ऑर्बिटल है आखिरी ऑर्बिटल, वो पूरी हो गई, इसमें अब इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और इसके पास है भी नहीं। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सुनिएगा सोचिएगा, जो मैं कह रहा हूं वो नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके सुनिएगा। ऐसे एलिमेंट्स जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हो, तो वैसे जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसको नोबल एलिमेंट्स कहते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों नोबल कहते हैं, क्यों इनर्ट कहते हैं? आपके क्लास में काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होगा, मेरे जैसे बातचीत बहुत करते हैं, तुरंत ही किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। काफी सारे ऐसे भी होंगे जो बहुत बातचीत भी नहीं करते होंगे लेकिन इतना चुप भी नहीं रहते होंगे, और काफी सारे ऐसे होंगे जिसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, लुके होंगे, सिंगल, ऑलवेज सिंगल, अपनी मौज में। तो वो लोग का कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई ये नहीं होता, वो लोग नोबल है। ये जैसे ये लोग नोबल है ना, वैसे वो लोग भी नोबल है। तो ये लोग नोबल क्यों है? ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ बातचीत नहीं करते, हमेशा अपनी मौज में अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ये पेट भरे हुए हैं, इनको कोई कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास सब कुछ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। कैसे है? स्टेबल है। अब मान लो मुझे कोई चीज की जरूरत होगी तो मुझे लेने के लिए जाना पड़ेगा ना, तो मैं किसी से इंटरेक्ट करूंगा, या मेरे पास कुछ ज्यादा होगा तो किसी को देने के लिए जाऊंगा या किसी के पास लेने के लिए जाऊंगा। इनको किसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग विद एनीवन। वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, हमेशा अकेले होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद का जो एग्जांपल है वो है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर है 11। समझिएगा, सोचिएगा तो ही समझ में आएगा। जिसका एटॉमिक नंबर है सोडियम, जिसका नाम है सोडियम और जिसका एटॉमिक नंबर है 11। आपको दिमाग में होगा कि सर नाम है सोडियम लेकिन Na क्यों लिखा है? Na लिखा है लैटिन लैंग्वेज के ऊपर से, सोडियम का नाम लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, पहली ऑर्बिटल में 2, दूसरी में हमको पता है कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 3 6 8। अब इससे ज्यादा उसमें नहीं आ सकते, तीसरी ऑर्बिटल मुझे लेनी पड़ेगी। 2 + 1 10 हो चुके हैं, इसके पास 11 है। तीसरी ऑर्बिटल लेता हूं, उसमें सिर्फ 1 ही आएगा। अब देखिए सोडियम की टेंडेंसी क्या रहेगी, सोडियम में आखिरी ऑर्बिटल में 1 है। हर एक बंदा अपने जीवन में सेटल होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो यहां पर क्या होगा? अरे वेटिंग माय पॉइंट, यहां पर जो सोडियम है ना, सोडियम वो क्या करेगा मालूम है? यहां पर जो सोडियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके नियोन जैसा बनना चाहेगा। उसके पास 2 रास्ते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नील्स बोहर के थर्ड रूल के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर सकते हैं, उससे ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 1 है तो 8 करने के लिए 7 उसको किसी के पास से लेने होंगे, या दूसरा रास्ता ये है कि अपना 1 ये दे दे तो ये ऑर्बिटल ही निकल जाएगी, सिर्फ यही बचेगी जो फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 2 रास्ते हैं, तो कौन सा इजी है? एक किसी को देना
या साथ किसी के पास से लेना। साथ किसी के पास से लेना ऑब्वियस है कि हार्ड है, तो वो एक किसी को दे देगा। क्या करेगा? एक किसी को दे देगा। तो वो दे देगा यानी कि डोनेट कर देगा, तो निकाल देगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? नियोन जैसी। इसीलिए तो सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तुरंत किसी के साथ रिएक्शन कर लेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए। दैट इज व्हाई वी आर केप्ट सोडियम इन केरोसिन। तो ये कोई भी मेटल की या एलिमेंट की रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से पता चलता है। नियोन है वो स्टेबल है, इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्यों? तो कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि सोडियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन उसे कर्व नहीं है। हर एक की टेंडेंसी यही होती है कि स्टेबल होना है, सेटल होना है। तो सेटल होने के लिए इसको अपना एक डोनेट करना पड़ेगा, और वो डोनेट करता है क्लोरीन को। क्लोरीन क्यों ले लेता है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसको अपनी ऑर्बिटल फुल करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसी से रिएक्शन करेगा जो चीज इजीली है वो किसी के पास से ले सके। तो सोडियम तुरंत दे देगा। सोडियम हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसको कहते हैं वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आखिरी ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतने बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? उतने बॉन्ड बनेंगे। आपके हाथ 2 है तो आप 2 चीजें पकड़ सकते हो, तो आपकी वैलेंसी 2 हुई। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, उसकी वैलेंसी 1 हुई। वैलेंसी की दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। कितनी कैपेसिटी है बॉन्ड बनाने की? सोडियम की एक ही कैपेसिटी है क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है? एक ही है। तो आज के सेशन में मैंने आपको मोस्टली जो बेसिक पार्ट है वो समझाया है। उसके बाद का एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर केमिकल फॉर्मूला का पूरी डिटेल होंगी, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला से पहले ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आए। नहीं आए तो मुझे लाइव सेशंस में आप पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, और इसके लिए आप रीड कीजिएगा।